ओके, पहला है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आर्टिकल देखते हैं। प्रेसिडेंट का क्या है कि 52 से 78 तक कौन सा पार्ट है? 5। गवर्नर का पार्ट 6। वैसे भी प्रेसिडेंट पार्ट 5 मतलब सेंटर, सॉरी पार्ट 5 मतलब सेंटर, पार्ट 6 मतलब स्टेट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 प्रेसिडेंट की है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की 213 है। ठीक है, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीओएम, एजीआई। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में 4 लोग आते हैं, पीएम, सॉरी गवर्नर, सीएम, सीओएम, एजीएस। कौन सी पोस्ट नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस गवर्नर तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? प्रेसिडेंट इज ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है तो इतना बड़ा लोड नहीं लेना है, इसको कुछ इस तरह से इस एग्जीक्यूटिव को लेके आना है। तो जो भी कम टाइम में या कम एनर्जी कम पैसे में काम बन जाए वही करो। द डायरेक्ट इलेक्शन वुड कॉस्ट वेरी हाई एंड एनर्जी कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। तो डायरेक्ट इलेक्शन कराना है, नहीं इंडायरेक्ट करा लो। अब इसके इनडायरेक्ट लेते हैं तो इनडायरेक्ट कराते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट जो नॉमिनेटेड हैं वो नहीं रहेंगे, केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए इन दोनों यूटी को लिया गया है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। To provide uniformity in the scale of representation of different states as well as parity between states as a whole and the union of union at election of president, value of vote determined by the following manners। एक तरह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए विद इन द स्टेट एंड बिटवीन टू स्टेट्स, तो एक फार्मूला लगाया गया है कि जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें जो कैसे हम डिसाइड करेंगे वैल्यू ऑफ वोट को। तो सबसे वैल्यू ऑफ वोट में पहले एमएलए लिखो, एमएलए लिखो, ऊपर लिखो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है वो सारी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000। जो नंबर आएगा वो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए है। एमपी क्या करोगे? अच्छा सर, एमएलए जो वोट है टोटल स्टेट की पूरी पॉपुलेशन और जितनी सीट हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, मान लो यूपी में 403 है तो नीचे ये लिख जाएगा। एमपी के वोट में क्या होगा कि टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए के वोट जो ये जो वोट है ये यहाँ पे लिख गए वैल्यू अपॉन टोटल सीट्स हैं जो पार्लियामेंट की, जैसे 552 है वो लिख जाएगा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन मेथड क्या है प्रेसिडेंट का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट और सीक्रेट बैलेट। तो ओपन बैलेट किस में होती है? ओपन बैलेट होती है केवल राज्यसभा के इलेक्शन में। ठीक है, और राज्यसभा के इलेक्शन में ही नोटा होता है, नोटा नहीं होता है। ठीक है, राइट। ओपन बैलेट में नोटा की जरूरत भी क्या है? सब देख ही रहा है कौन किसने किसको वोट दिया है। राज्यसभा के इलेक्शन में ओपन बैलेट एंड नो वोट, नो नोटा नहीं होता। ठीक है, अभी जो एक कैंडिडेट इन ऑर्डर टू इलेक्टेड टू द एक कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर फिक्स कोटा ऑफ वोट। क्या है फिक्स इलेक्टोरल कोटा? कितना है? वैलिड वोट जितने भी हुए हैं, जितने भी वैलिड वोट हुए हैं उसका आधा +1। ठीक है, मान लो एक्स वोट हुए, x/2 आधा हो गया 50% +1, मतलब मोर देन 50%। मेजॉरिटी एक तरह से, मतलब ये मेजॉरिटी है और क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट तो है नहीं, मेजॉरिटी वाला सिस्टम है। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट कनेक्शन विद द इलेक्शन आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हुज डिसीजन इज फाइनल। देखो, जब एमपी और एमएलए का इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट मैनेज करता है, और जब प्रेसिडेंट और वीपी का होता है तो कौन मैनेज करता है? सुप्रीम कोर्ट, फाइनल डिसीजन। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एमपी एमएलए के अगेंस्ट, मतलब हाई कोर्ट में जाओ, उसके अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक, पॉइंट ऑफ टू बी रिमेंबर क्या है? नॉमिनेट मेंबर। देखो, अब सबसे पहले बात याद रखो, इम्पीचमेंट में कौन पार्ट लेता है? इम्पीचमेंट केवल इलेक्टेड एंड पार्लियामेंट के मेंबर्स, बोथ इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड दोनों,
और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट असेंबली ऑफ यूटी पुडुचेरी, इन सब के मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं, जो जबकि ये सब पार्ट लिए पार्टिसिपेशन में, बट इम्पीचमेंट पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आता है पॉइंट इसमें पॉइंट टू रिमेंबर्ड में क्या है, नॉमिनेट मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसीजर, एकदम सही है। इफ असेंबली डिसॉल्व्ड मेंबर इज टू बी क्वालिफाइड टू वोट। ठीक है, अब कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिस्क्वालीफाइड है तो उसके मेंबर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज ए प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्शन कॉलेज वॉज नॉट कम्प्लीट। तो ये नहीं कह सकते कि भाई 5 स्टेट में तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं थी, हम तो इलेक्शन अभी इसका जिसको मतलब ये इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वो वहाँ डिसॉल्व्ड है तो वो लोग मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। पैरामीटर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अपॉइंटमेंट द इनडायरेक्टली बाय पीपल ऑफ इंडिया, इनडायरेक्टली कौन से, पार्लियामेंट के इलेक्टेड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड और दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड। ठीक है, गवर्नर में क्या है, गवर्नर का हमारा कनाडियन मॉडल है। कनाडियन मॉडल में क्या है, सेंटर को एम्पावर करना है। ठीक है, तो कनाडियन मॉडल है, इसमें क्या है, जो गवर्नर होगा अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, ही इज नाइदर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली, नहीं इलेक्ट किया जाएगा। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ, मतलब ये किसी कंट्रोल में नहीं है सेंटर के, और ना ही सबऑर्डिनेट है सेंटर के, और ना ही एक ये मतलब जो गवर्नर की पोस्ट एज एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखते हैं। जो प्रेसिडेंट है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया तो कई तरीके से हो सकते हैं, बाई बर्थ, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, इन सबसे भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट रहेगा वो ज़रूरी नहीं है कि बाई बर्थ ही हो। जैसे अमेरिका में क्या है कि बाई बर्थ होना चाहिए, यूएस में क्या है नॉट, यूएस में तो बाई बर्थ चाहिए, बट जो इंडिया है, इंडिया में ऐसा नहीं है, नेचुरलाइज्ड भी है तो भी चलेगा, रजिस्ट्रेशन भी है तो भी चलेगा, 35 साल की एज हो जाए। ठीक है, अब देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कितना एज चाहिए, 21 साल। एमपी एमएलए को कितने चाहिए, 25 साल। राज्यसभा को चाहिए 30 साल। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को चाहिए 35 साल। ठीक है, सबको फर्दर 50-50 15,000 याद रखो, 50 इलेक्टर चाहिए, 50 सेकेंडर चाहिए, 15,000 डिपॉजिट करोगे आरबीआई में। कहाँ पर, आरबीआई, याद रखो, आरबीआई में डिपॉजिट करोगे, और अगर 1/6 वोट 1/6 वोट नहीं परसेंट 1/6 वोट नहीं मिले तो ये जो सिक्योरिटी है जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, गवर्नर में क्या है, नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो सकता है, मतलब इंडिया में क्या है, सिटीजन्स तो बन गए तो फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बाय बर्थ नहीं, नेचुरलाइज्ड भी हो चलेगा, रजिस्ट्रेशन वाला भी चलेगा। 35 साल की एज टू कन्वेंशन है, ऐसा द कॉन्स्टिट्यूशन बस 2 ही बात लिखी हुई है कि अपना सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और 35 साल की एज हो। बाकी कन्वेंशन क्या है कि आउटसाइडर नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, पहला। दूसरा क्या है, वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सीएम ऑफ द स्टेट, ये तो कन्वेंशन है हमारा। ओथ प्रेसिडेंट की सीजीआई दिलवाता है, हाई और गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलवाता है। कंडीशंस क्या है, सॉरी देखो बाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ जिससे जो नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी अब ऐसे समझो, नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ इलेक्टेड हैव टू वैकेट सीट। ठीक है, जो ये भी जो जैसे जो गवर्नर है या फिर जो प्रेसिडेंट है, मतलब तो ये किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, ना पार्लियामेंट के, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर के, और अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें अपनी सीट वैकेट करनी पड़ती है। मतलब एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया तो सीट वैकेट करेगा अपनी। ठीक है, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दोनों प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई है।
ठीक है, गवर्नर के लिए अप्लाई है। इमोल्यूमेंट क्या है? अलाउंस एंड प्रिविलेज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज में बी डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। इनके अलाउंस और प्रिविलेज कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट, ठीक है। और वही सेम बात, अलाउंस एंड emoluments cannot be diminished during his term of office. When appointed as governor of 2 or more states, the allowance shared by states in such proportion as determined by president. MP MLA, अब देखो प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ क्या होती हैं? प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ enjoy personal immunities from legal liabilities of his official act, ठीक है। अब देखो ऑफिशियल एक्ट जो करते हैं, ये जो भी काम करते हैं, उसकी इनको लीगल लाइबिलिटी नहीं होती है। नो लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीजर्स। देखो जो प्रेसिडेंट की बात हो रही है और गवर्नर की बात हो रही है, GOV गवर्नर, ये इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग से तो बचते हैं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये अरेस्ट नहीं कर सकता है, ना कोई इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। लेकिन जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें 2 महीने की नोटिस देकर सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम आफ्टर गिविंग 2 month नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, ठीक है। 2 month की नोटिस देके हम सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हैं। अब देखो सेम इसका उल्टा होता है इसमें MP MLA के क्या होता है कि 40 दिन बिफोर ड्यूरिंग सेशन और 40 दिन आफ्टर सेशन कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, नो सिविल प्रोसीडिंग, ठीक है। बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, नो इम्यूनिटी इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखो जो सेंगर था जिसने बलात्कार का कर्नाटक उच्च न्यायालय हुआ साथ में, तो उसको कोई इम्यूनिटी नहीं दी थी क्रिमिनल एक्ट पे, ठीक है। और देखो अब देखो एक समरी कर लें, जो प्रेसिडेंट हो और जो गवर्नर हो उसको क्रिमिनल इम्यूनिटी है, बट सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं है। 2 month का नोटिस देकर सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, बट MP MLA को सिविल प्रोसीडिंग में तो इम्यूनिटी है बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं है, ठीक है। टर्म तो देखो दोनों का 5 साल है, मतलब ऐसे एक जनरल नॉर्मल टर्म दोनों का 5 साल है। बट जैसे प्रेसिडेंट का क्या है, रेजिग्नेशन लेटर देगा वाइस प्रेसिडेंट को। अब देखो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। टर्म दोनों का 5 साल है, ये बस एक बार समझ लो। अब देखो गवर्नर का देखते हैं। गवर्नर में क्या है कि वो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा वाइस प्रेसिडेंट को, और एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। हमारे यहाँ जो है ना, गवर्नर हो और चाहे प्रेसिडेंट हो, दोनों ही एनी नंबर ऑफ टाइम की इलेक्शन लड़ सकते, मतलब री इलेक्ट हो सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आदमी केवल एक ही बार इलेक्ट होगा, बार बार हो सकता है। बट USA में क्या है, केवल 2 टाइम्स, ओबामा 2 टाइम्स रहा है, ठीक है, 8 साल, ठीक है। बियॉन्ड ऑफिस होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्जेस टू प्रिवेंट, ठीक है। मान लो कि जैसे फिक्स टर्म 5 साल का है, लेकिन 5 साल के बाद भी उन्होंने 5 साल पहले इलेक्शन नहीं करा पाया और इलेक्शन डिले हो गया है, ठीक है। तो जो बंदा अभी ऑफिस में है वही फर्दर चलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट हटाओ और वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाओ, ऐसा नहीं करेंगे। अगर 5 साल के पहले होना था इलेक्शन बट डिले हो गया है तो वही बंदा कैरी करेगा आगे। अब आते हैं गवर्नर का टर्म 5 साल का होता है, बट सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब नॉर्मल तो 5 साल लिखा है लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब नो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट जस्टिफाइबल, मतलब ये बताया नहीं जाएगा कि हमने क्यों हमें प्लेजर नहीं है या फिर ये सब चीज़ें क्यों हम कर रहे हैं। और नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स टर्म, ठीक है। तो ये जो 5 साल का जनरल टर्म है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिक्स का मतलब कि भाई आप प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो फिक्स टर्म नहीं है। दोनों के टर्म तो 5 साल हैं जनरल टर्म, बट फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब गवर्नर का फिक्स नहीं है। और इसमें भी क्या होता है, गवर्नर का मान लो कि अगर 5 साल बाद हमें नया गवर्नर लाना है और हम नहीं लाए हैं, डिले कर दिए हैं, तो यही बंदा कंटिन्यू करेगा जब तक नया नहीं आ जाता है। इम्पीचमेंट देखो, गवर्नर का तो इम्पीचमेंट होता नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट है उसका इम्पीचमेंट होता है। और किस ग्राउंड पे होता है इम्पीचमेंट? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है ग्राउंड ऑफ वायलेशन, ठीक है। मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मीनिंग क्या है?
इसका मतलब ये फ्रेज सॉरी जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इम्पीचमेंट का ग्राउंड, और ये जो है ये आपका डिफाइंड नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर। अब इसकी जो प्रोसीडिंग होती है प्रेसिडेंट की, पहले बात तो प्रेसिडेंट एक तरह से न्यूट्रल बॉडी बनाया गया है एग्जीक्यूटिव में, सबसे ऊपर जो स्टेट और सेंटर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, सबका अलग है, ठीक है। तो इसका जो इनिशिएट करते हैं हम इसकी इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही कर सकते हैं। और जिसके चार्जेस होंगे, जैसे मोशन जो लाया जाएगा, जो चार्जेस होंगे वो साइन किए जाएंगे बाई 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उसको पहले 14 दिन की एक नोटिस भी दी जाएगी, फिर बोथ हाउस में मेजॉरिटी से पास किया जाएगा, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और ये अब तक सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को सेकेंड हाउस एज ए सेकेंड हाउस जो रहेगा, सेकेंड हाउस यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एज सच इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। जो पहले तो जो पूरी प्रोसीडिंग है वो क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है ना, मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो और चाहे प्रेसिडेंट का हो, दोनों की क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। और इसमें जो सेकेंड हाउस होता है उसमें राइट टू अपीयर है। सुप्रीम कोर्ट वाले में जो राइट टू अपीयर कब है, फर्स्ट हाउस में, जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। अब जब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलती है उसमें जब वोटिंग होती है तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, दे डू नॉट पार्टिसिपेट दो दे डू नॉट सॉरी जब इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग होती है, इम्पीचमेंट की जब बात आती है, इम्पीचमेंट वाले में केवल लोकसभा के और राज्यसभा के मतलब पार्लियामेंट के सारे मेंबर रहते हैं। पार्लियामेंट सारे मेंबर मतलब इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी दोनों रहते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा दे पार्टिसिपेट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, जबकि ये इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शन पार्टिसिपेट करता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, फिर तीसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ टर्म देख लो, कई सारी वजह हो सकती है टर्म के एक्सपायर होने की, ठीक है। आपका टेन्योर एक्सपायर कर गया, रिजिग्नेशन आपने दे दिया, रिमूवल इम्पीचमेंट के थ्रू हो गया, डेथ हो गई, अदरवाइज में एग्जाम्पल क्या है, डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और इलेक्शन इस। अब देखो जैसे मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि डिसक्वालीफाई कर दिया कि आप ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो, मान लो फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा कुछ इशू आ गया, या फिर इलेक्शन कहती जाएगी कि ये इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गया, तो कौन कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कह दे, ठीक है। तो इन सारे केसेस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती हैं। इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। जो भी इलेक्शन, जैसे नया इलेक्शन जो होना है, 5 साल का टर्म है, 5 साल पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। और अगर किसी केस में नहीं होता है तो ये जो प्रेसिडेंट पहले से था वही आगे कंटिन्यू करेगा। इस केस में कि इलेक्शन नहीं हुआ और डिले हो गया, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी कि वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। ऑफिस फॉल वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड डेथ, अदरवाइज इलेक्शन शुड बी हेल्ड विदिन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी फिल करने के लिए 6 महीने के अंदर आप करोगे, ठीक है। और ऐसे केस में जैसे मान लो अचानक से वैकेंसी आ गई, इसका मतलब कि अब वो बंदा नहीं है ऑप्शन में, मतलब प्रेसिडेंट जो था, तो उस केस में जो अचानक वैकेंसी आ जाती है तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट ऐसे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा, ये हमेशा के लिए प्रेसिडेंट नहीं हो जाएगा, जैसे कि यूएस में होता है। यूएस में अगर वाइस प्रेसिडेंट बनता है ना, फिर वो प्रेसिडेंट बन ही जाता है। इंडिया में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है। अब जो नया प्रेसिडेंट फिर आएगा उसके पास पूरे 5 साल रहेंगे, ऐसा नहीं कि रिमेनिंग पीरियड्स के लिए हो। अब देखो ये तो वैकेंसी केस है। अब्सेंट में क्या होता है, जैसे मान लो अब्सेंट हो गया वो ड्यू टू अब्सेंस, इलनेस, कोई भी काज से, तो प्रेसिडेंट के जगह पे आएगा वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद आएगा सीजीआई, सीजीआई के बाद आएगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वीटो में देखो, वीटो में जो है एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। तो अब प्रेसिडेंट के पास वीटो के नाम पे क्या क्या है, वीटो में एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है विथ होल्ड द एसेंट, एब्सोल्यूट वीटो विथ होल्ड द एसेंट मतलब मना ही कर दिया, ठीक है, बिल को मना कर दिया, राइट।
क्वालिफाइड वीटो मतलब क्या होता है कि इसे मान लो ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विथ ए हायर मेजॉरिटी। यूएस के प्रेसिडेंट के पास है क्वालिफाइड वीटो, ठीक है माल, और लेकिन इंडिया में नहीं है क्वालिफाइड वीटो। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया कोई बिल आया जो सिंपल मेजॉरिटी से था, ठीक है, तो पीएम के पास गया, फिर मतलब प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भाई इस बिल को तो मैं मना करता हूँ, विथ होल्ड हिज असेंट। तो लेजिस्लेचर क्या करेगी, अब की स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देगी, और उस केस में क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं उसको। इंडिया में ऐसा नहीं है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि आप सस्पेंसिव वीटो में आप वोट मतलब एसेंट नहीं देते हो। मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो नहीं लगता है। मनी बिल में क्या होता है, या तो एसेंट दो या तो एसेंट मत दो, बट नॉट यूज सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में क्या बेसिकली क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो लगाने के बाद रिकमेंडेशन के लिए फिर से भेज देते हैं। तो ये केस रिकमेंडेशन के लिए फिर से आप नहीं भेज सकते सस्पेंसिव वीटो में, ठीक है। तो मनी बिल में या तो एसेंट, मनी बिल से मनी का काम है, जल्दी काम है, या तो एसेंट देना दो, नहीं देना मत दो, लेकिन रोक नहीं सकते। जो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, इसमें वीटो यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी में वीटो प्रेसिडेंट यूज़ नहीं कर सकता, और उसको अपना एसेंट देना ही होता है। फिर बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, और पूरी पार्लियामेंट ने बनाया है, लोगों की विल है, तो प्रेसिडेंट क्यों ही उसको रोकेगा। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो का मतलब होता है टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल ऑफ द लेजिस्लेचर। जो बिल आया उस पर कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट, देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया था, उसमें एक आता है, इट मेड ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू CAB, ठीक है। 44th वाले में ये आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें प्रेसिडेंट को हाँ बोलनी ही है, ठीक है। पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट के पास है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में पॉकेट वीटो नहीं चलेगा, आपको देनी ही है, ठीक है। अब आता है वीटो ओवर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, आर्टिकल 101। जब पार्लियामेंट्री लॉ बनाया जाता है तो क्या क्या वीटो जो यूज़ करते हैं कैसे होता है वो प्रेसिडेंट का, हम अभी देखेंगे। प्रेसिडेंट का केस में गिव एसेंट दे सकता है, एसेंट रोक सकता है, मतलब नहीं दिया एसेंट, रिटर्न कर सकता है, ठीक है। बट रिटर्न जो करते हैं मनी बिल को कहीं नहीं कर सकते। मनी बिल को या तो दो एसेंट दो, या विथ होल्ड एसेंट, या तो एसेंट देना है या तो एसेंट नहीं देना है, ठीक है। बट आप या तो एसेंट देना है या तो विथ होल्ड करना, मतलब नहीं देना है, लेकिन आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट ए मनी बिल, राइट। अब क्या होता है, जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने आपका, इफ़ द बिल इज पास्ड अगेन, सॉरी प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई रिकंसिडर कर लो, और रिकंसिडर करने के बाद अगर पार्लियामेंट ने उस बिल को फिर से पास किया और प्रेसिडेंट के पास आया कि भाई एसेंट दो, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 201, ये 201 वो वाले बिल हैं विच इज़ रिजर्व्ड बाय द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट। वो जो प्रेसिडेंट जो गवर्नर है प्रेसिडेंट के लिए, वो जो बिल रखे हुए हैं वो आर्टिकल 201 के अंदर आते हैं। गवर्नर चाहे तो एसेंट दे सकता है, गवर्नर चाहे तो विथ होल्ड कर सकता है, गवर्नर चाहे तो रिटर्न कर सकता है, बट मनी बिल को रिटर्न नहीं करेगा। मनी बिल तो पैसे का मामला, जल्दी डिसीजन लेना है, या तो होल्ड करो या तो ना, या तो एसेंट दो या तो विथ होल्ड करो, बट यू कैन नॉट रिटर्न, यू कैन नॉट यूज पॉकेट वीटो, राइट, रिकंसिडरेशन के लिए। अब मनी बिल नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है, तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। हाउ एवर बिल पास्ड अगेन विदाउट अमेंडमेंट एंड द प्रेसिडेंट नॉट बाउंड। अब देखो, अगर रिटर्न कर दिया है प्रेसिडेंट ने, और वो जो बिल है विथ और विदाउट अमेंडमेंट अगर वो पास हुआ है, तभी प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि उसे एसेंट देगा ही, ठीक है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट टू टेक डिसीजंस रिगार्ड टू ए बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर हिज कंसिडरेशन। अब देखो क्या है कि जैसे वो रिकंसिडर करने के लिए भेजा था, और
गवर्नर ने कोई बिल रिजर्व किया, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने कहा भाई रिकन्सिडर करो, रिकन्सिडर करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर गया, उन्होंने रिकन्सिडर किया, फिर पास किया, फिर प्रेसिडेंट के पास आया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट्स पुट नहीं की हैं कि भाई आपको डिसीजन लेना ही है, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे डिसीजन ले, प्रेसिडेंट चाहे डिसीजन ना ले। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना पॉकेट वीटो यूज़ कर सकता है। नॉर्मली इसमें ये कंफ्यूज करते हैं कि प्रेसिडेंट को 6 महीने के अंदर अब डिसीजन लेना ही है, जबकि ये बात है गलत। कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि इतने देर में आपको लेना है डिसीजन। पॉकेट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 200 के अंदर क्या है, मे गिव हिज असेंट टू द बिल, और मे गिव हिज असेंट, मे विथ होल्ड, मे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न कभी मनी बिल में नहीं होगा। फॉर रिकन्सिडरेशन इफ ए बिल पास अगेन विदाउट अमेंडमेंट, विथ और विदाउट अमेंडमेंट, देन गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ठीक है। जैसे कि रिकन्सिडर करने के बाद प्रेसिडेंट, मान लो प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा कोई बिल आ रहा है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, और प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई रिकन्सिडर कर लो, तो रिकन्सिडर करने के बाद अगर फिर से बिल आता है तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ती है। उसी तरीके से अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है कि मान लो कोई बिल गया गवर्नर के पास कि भाई असेंट दो, गवर्नर ने कहा भाई रिकन्सिडर कर लो, तो रिकन्सिडर करने के बाद अगर बिल फिर से आया गवर्नर के पास तो उसको असेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट है, कोई पूछ सकते हो, उसको असेंट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर रिकमेंडेशन मतलब प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने कहा होता है कि भाई रिकन्सिडर करो और लेजिस्लेचर ने असेंट फिर से मांगी होती प्रेसिडेंट की, तो उसमें ऑब्लिगेशन नहीं होता। गवर्नर के पास एक ऑप्शन ये भी रहता है, मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आगे जाते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, प्रोमलगेट, गवर्नर या प्रेसिडेंट प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट SLA, P और SLA, ठीक है। तो प्रोमलगेट कर सकते हैं ड्यूरिंग जब रेसेस, जब पार्लियामेंट चल नहीं रही हो, ठीक है। प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन वन और बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नॉट इन पार्लियामेंट और SL नॉट इन सेशन, ordinance have same force and effect as an act of parliament and SL but not in the nature of temporary but in the nature of temporary law। जो ये जो जैसे कोई लोकसभा मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये बिल बनाते हैं तो ये परमानेंट नेचर का होता है, हमेशा के लिए होता है। लेकिन कोई ऑर्डिनेंस आया है तो टेम्परेरी नेचर का है। कैसे? क्योंकि जब पार्लियामेंट नहीं थी तो ये लॉ बनाया गया था, पार्लियामेंट आ जाएगी तो छः हफ्ते के अंदर उसे पार्लियामेंट को इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है ये ऑर्डिनेंस की, मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है, 6 महीना 6 वीक। 6 महीने 6 वीक कैसे? क्योंकि 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट को तो मिलना ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 बार मिलना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम गैप कितने ले सकती है? 6 महीने ले सकती है। और 6 महीने में जैसे मान लो रीस्टैब्लिश हो गई पार्लियामेंट, ठीक है, असेंबली फिर से स्टार्ट हो गई, तो 6 वीक के अंदर आपको देना ही पड़ेगा सेंट। तो 6 महीना 6 मंथ और 6 वीक, ये मैक्सिमम लाइफ है इसकी ऑर्डिनेंस की, ठीक है। इशू अब देखो कुछ लिमिटेशन है। एक बात समझ लो कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इट इज़ नॉट पैरेलल पावर। एक तरह से इमरजेंसी पावर है कि भाई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो तुमने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, बट कभी ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट सेशन भी है और तुम भी ऑर्डिनेंस मारे पड़े हो, तो नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही कर रहे हैं, ये एक तरह से इमरजेंसी पावर है, तो नॉट अ पैरेलल पावर। इट मीन्स इट इज़ नॉट लाइक पार्लियामेंट भी एक्टिव हो ऑर्डिनेंस भी प्रोमलगेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। कुछ लिमिटेशंस हैं समझो। तो जो इसका ऑर्डिनेंस मेकिंग का जो पावर है वो कैन नॉट एवरेज फंडामेंटल राइट, मतलब उस पावर से प्रेसिडेंट या गवर्नर फंडामेंटल राइट को नहीं एवरेज कर सकता है, और कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर कर क्या सकते हैं? कर सकते हैं कैन अल्टर टैक्स लॉ को अल्टर कर सकते हैं, कैन अमेंड द पार्लियामेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते लेकिन पार्लियामेंट को कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट अकेला आदमी है, मतलब और यह एग्जीक्यूटिव है और बिना लेजिस्लेचर के वो तो कुछ भी अमेंड कर देगा, इमरजेंसी लगवाकर नहीं कर सकता। और जो ऑर्डिनेंस है इट कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, ठीक है, तो अब समझ लो। और
जो ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो फंडामेंटल राइट नहीं ले सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन ऑर्डिनेंस टैक्स लॉ को ऑल्टर कर सकते हैं, पार्लियामेंट के लॉ को ऑल्टर अमेंड एक्ट कर सकते हैं जो पार्लियामेंट ने बनाया था, रेट्रोस्पेक्टिव होता है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रेसिडेंट और गवर्नर का डिस्क्रिप्शन जब मन करे करेंगे, ऐसा नहीं। ये एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और सीएम, इनके एडवाइस से होती है ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। पार्डनिंग पावर क्या है? पार्डनिंग पावर पहली बात समझ लो कि ये नाइदर जुडिशियली नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। ऐसा कोई जुडिशियल या डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है। और ये कैसे एक्ट करती है? ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, ठीक है। प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील एंड कैन बी। और जो ये जो पार्डनिंग पावर जब प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है तो नॉर्मल कंडीशन में तो उसको नहीं जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है, लेकिन एक केस में जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है अगर ये इफ़ इट इज़ आर्बिट्रेरी, इरेशनल और मेराफाइड और डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिमिनेटरी, अगर ऐसे कोई पावर एक्सरसाइज किया गया है तो आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। अब अंतर देखो क्या होता है। प्रेसिडेंट अपना मैनेज करेगा यूनियन लॉज को, स्टेट गवर्नर स्टेट लॉज को। डेथ का केस आएगा तो चाहे यूनियन का लॉ हो और चाहे स्टेट का लॉ हो, प्रेसिडेंट दोनों से डील करेगा। पनिशमेंट अगर मिलिट्री कोर्ट ने दी है तो प्रेसिडेंट डील करेगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा याद रखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों कौन कौन सा आर्टिकल, 72 के अंदर प्रेसिडेंट, 161 गवर्नर, ठीक है, 89 जोड़ दिए। अब देखो लॉज ऑफ प्रेसिडेंट किसके लॉज को देखता है? यूनियन के, गवर्नर स्टेट के। कोर्ट मार्शल का केस आता है कोर्ट मार्शल का, तो किसके पास पावर है? केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास पावर नहीं है। डेथ सेंटेंस को माफ़ करने की पावर केवल अगर प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास है माफ पार्डन की पावर और कम्यूट की पावर, बट गवर्नर के पास है कम्यूट की पावर। तो डेथ सेंटेंस एंड मिलिट्री कोर्ट केस में ओनली प्रेसिडेंट है पावर टू पार्डन। गवर्नर कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस बट कैन नॉट पार्डन। पार्डन गवर्नर नहीं कर सकता है, केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब देखो कुछ शब्द है, उसका मतलब क्या है। पार्डन मतलब जो हुआ भूल जाओ, मतलब रिमूव कर दो कन्विक्शन को, सेंटेंस को, सज़ा जो तय हुई वो भी, मतलब जो ये चार्जेस लगे कन्विक्शन का वो हटा गया, सेंटेंस भी हट गया। कम्यूटेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करो हार्डर से लाइटर पनिशमेंट से। फॉर एग्जांपल क्या मान लो हैंग करना था पहले, तो अभी कहते जेल जाओगे जीवन भर। रिमिशन मतलब होता है रिडक्शन। सो कम्यूटेशन मीन सब्स्टिट्यूशन, मतलब हार्ड से लाइटर पनिशमेंट। रिमिशन मीन्स रिडक्शन मतलब ड्यूरेशन का रिडक्शन। किसका रिडक्शन करोगे? ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन मतलब 10 साल से आती तो 2 साल की होगी। रिस्पाइट मतलब पाइट, PITY, पाइट मतलब पिटी कंडीशन है भाई, स्पेशल फैक्ट है, जैसे लाइक डिसेबिलिटी है, प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में। रिप्राइव, रिप्राइव ई से इवनिंग, मतलब इवनिंग तक रुक जाओ, मतलब गेट टाइम टू सीक पार्डन। पार्डन सीख करने के लिए कुछ टाइम दे दो। टेम्परेरी सस्पेंडिंग हैंगिंग, जो हैंग करने की बात है, टेम्परेरी सस्पेंड कर दो, हम एक बार याचिका लगा दें प्रेसिडेंट के पास, तब करो। डिस्क्रिशन एक्टिव। अब देखो सिचुएशनल, 2 तरह के डिस्कशन होते हैं प्रेसिडेंट के पास, मतलब ओवरऑल 2 तरह के डिस्कशन सबके पास होते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, सिचुएशनल डिस्क्रिशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन। तो जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्कशन होता है बट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है ना, एक तरह से रबर स्टैंप है, तो उसे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और जो गवर्नर होता है उसके पास दोनों होता है। दोनों क्यों होता है? क्योंकि उसके पास उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। कहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आर्टिकल 255 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेंटर टू इंश्योर वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी कि ये इंश्योर करो कि स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ चले, ठीक है। तो उसको एक आदमी रखना पड़ेगा जो ये सब देखेगा, इसलिए उसको ज़्यादा पावर दी गई है। सिचुएशनल डिस्कशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन दोनों दिए गए। अब देखो सिचुएशनल डिस्कशन कहाँ पर आते हैं कि जब प्रेसिडेंट को और गवर्नर को अपने हिसाब से काम करना पड़े। पहला, नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजॉरिटी, हंग असेंबली केस आ जाए। दूसरा, PM-CM मर गया और उसका कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। तीसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी खो गई है, ठीक है, अभी तुम खो गई है और कोई अभी मेजॉरिटी भी तो है नहीं, तुमको कॉन्फिडेंस का प्रूव करना पड़ेगा इन सब केसेस में। या फिर एक लास्ट है क्या, मेजॉरिटी का लॉस करना,
ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजॉरिटी। इस केस में, सब केस में ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शंस है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास काउंसिल डिस्क्रिप्शन है नहीं, अब किसके पास है, इनके पास है, इनके गवर्नर पास ये 200 आर्टिकल है। रिजर्वेशन ऑफ बिल रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट का 356 प्रेसिडेंट को ये बता सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, रिकमेंड कर सकते हैं। अब गवर्नर के पास अगली काउंसिल पावर क्या, वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है, किसी यूनियन टेरिटरी को एडजॉइन कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्कशन लग सकता है। चौथा क्या है, डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी एक्रूइंग फ्रॉम लाइसेंस ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन। मिनरल एक्सप्लोरेशन से जो रॉयल्टी जनरेट हो रही है उसका अमाउंट डिटरमाइन करेगा गवर्नर। किन किन स्टेट्स के लिए, 4 स्टेट्स के लिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम AMTM, ठीक है, इन सब के लिए करेगा। सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, सॉरी, गवर्नर सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ स्टेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं वैकेंसी ऑफ डिफरेंट वेज। तो गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट का कुछ देख लो, सिंपल सा ही है, खैर तुम पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। वैकेंसी प्रेसिडेंट की, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर हो गया, रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया, इम्पीचमेंट, डेथ, अदरवाइज मतलब इलेक्शन अवॉइड हो गया। अब देखो टर्म एक्सपायर कर गया है 5 साल से पहले और डिले हो गया है, इलेक्शन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि टर्म एक्सटेंड कर दिया जाएगा 5 साल से ऊपर के लिए, और जो प्रेसिडेंट अभी चल रहा था वही प्रेसिडेंट आगे भी चलेगा। इस केस में वाइस प्रेसिडेंट को मतलब चांस नहीं मिलता प्रेसिडेंट बनने का। अगर वैकेंसी आ गई है, अब वैकेंसी आ गई तो प्रेसिडेंट है नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, फिर CGI आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का सिन्नम हो जाएगा। अदर रीजन में क्या होगा, अदर रीजन मतलब वैकेंसी नहीं आई है और टर्म भी एक्सपायर नहीं किया गया है, कोई वैकेंसी नहीं है लेकिन अब्सेंट है, इल है, अब्सेंट है, मतलब कुछ टाइम के लिए नहीं है वैकेंसी, मतलब कि अब वो ऑफिस खाली हो गया है तो पर तुरंत बैठाओ किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, CGI को, या फिर सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट जज को, और फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा दो। लेकिन अगर अब्सेंट हो गया, ये इल हो गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट गेट चांस टिल प्रेसिडेंट रिज्यूम्स। जब तक कि प्रेसिडेंट रिज्यूम ना करे वाइस प्रेसिडेंट को चांस मिल जाएगा, भाई तुम बैठो। रेजिग्नेशन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, डेथ हो गया, इन सब केस में इलेक्शन 6 महीने के अंदर, कुल मिला के वैकेंसी आएगी तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराओ, और मीनवाइल प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट को चार्ज मिल जाएगा। इलेक्शन के लिए तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PRSTV प्लस सीक्रेट बैलेट। ड्यूरिंग इम्पीचमेंट क्या होता है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। प्रोसीडिंग क्या है, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। कॉज इज जुडिशियल एंड चार्ज क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। 14 डेज का नोटिस मिलेगा। रेजोल्यूशन जो होगा उसको सपोर्ट इनिशियली मिलेगा 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। उसके बाद आइदर हाउस में कैन इनिशिएट, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, पास किया जाएगा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सेकंड हाउस एज ए इन्वेस्टिगेशन हाउस रहेगा, वहाँ पे अपने आप को रिपेयर कर सकता है प्रेसिडेंट, और दूसरा हाउस में भी 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इससे अगर पास हो गया तो इम्पीचमेंट हो जाएगा। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट का देख लो, कैसे कैसे वैकेंसी है कि एक्सपायरी ऑफ टर्म, रिजिग्नेशन लेटर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों आपस में करते हैं रेजिग्नेशन लेटर, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज। एक्सपायरी ऑफ टर्म क्या है, इलेक्शन नीड टू हेल्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले इलेक्शन करवा दो। अगर डिले होता है तो टर्म एक्सटेंड कर जाएगा और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट था वही आगे भी रहेगा, ठीक है। अगर टाइम से डिले नहीं हो, और मतलब ऐसा कुछ होता है कि रिजाइन कर दे या डेथ हो या रिमूव कर दे, अदरवाइज मतलब वैकेंसी आ गई तो इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल। तो ASAP क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनाने के लिए होता है पोस्ट, ठीक है। अब इसका इलेक्शन में क्या होता है, कौन कौन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या होता है बोथ इलेक्टेड नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब होता है। इट डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वाइस प्रेसिडेंट केस में SLA की कोई जगह नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट एंड सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट से इलेक्शन होता है, सीक्रेट बैलेट।
ठीक है। अभी इनका कैसे इनका रिमूवल होता है, इनका रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट का, कि ये तो राज्यसभा के चेयरमैन है ना, तो इनका सिंपल सा है, केवल और केवल राज्यसभा में alone can initiate the removal of vice president removed by passing a resolution in Rajya Sabha with effective majority। पहली बात कहाँ पर effective majority, राज्यसभा में, with simple majority in लोक सभा और supported by 50 मेंबर प्लस 14 days notice। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, आर्टिकल 63 ऑर्डर प्रेसिडेंट में क्या, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर। ठीक है, ये चार ऊपर के हैं। 7वें नंबर पे सीजीआई, स्पीकर, गवर्नर। जो इंडिया गवर्नर है कौन से मॉडल है, कनाडियन मॉडल, इसमें सेंटर को अधिक प्राथमिकता दी गई है पावर वाइज। वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो कैसे हमने देख ही लिया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाई टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड इन जॉइंट मीटिंग। अभी देखो इसका जो वाइस प्रेसिडेंट का है, जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर इसको इलेक्शन कराना भी है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस की एक जॉइंट मीटिंग होगी। द कम्बरसम प्रोसेस वॉज डन अवे विथ 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो बहुत ही ज़्यादा जो टफ प्रोसेस है, इसको मतलब ये हटा दिया गया 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1961 में। ठीक है, एमपी एमएलए का डिस्प्यूट होगा तो हाई कोर्ट जाओगे, देन सुप्रीम कोर्ट जाओगे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट होगा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, उन्हीं का फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, 4 वाइस प्रेसिडेंट हैव बीन इलेक्टेड अपोज एंड सो फार। मतलब अब तक 4 वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्ट हो चुके हैं बिना किसी इशू के, बिना किसी इलेक्शन के, मतलब बिना किसी अपोजिशन के। ठीक, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या क्वालिफिकेशन है इलेक्शन की वाइस प्रेसिडेंट की? पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल एज, क्वालिफाइड फॉर लोकसभा सॉरी राज्यसभा के लिए मेंबर क्वालिफाइड होना चाहिए। पहली बात तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बैठता कहाँ पर है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाता है ना, तो एक तरह से वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नोट, सेटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर नॉट कंसिडर्ड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर ये लोग ये सब कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर, मिनिस्टर है, तो ये जो ऑफिस होल्ड किए इसको प्रेसिडेंट मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते हैं, और ये हैंस दे आर क्वालिफाइड फॉर वाइस प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन कैसे करो कैंडिडेट का? देखो, जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो 15,000 मतलब 20 प्रपोजर, 20 सेकेंडर और 15,000 RVM जमा करोगे। 1-6 वोट नहीं मिला जब्त हो जाएगी। प्रेसिडेंट में क्या करते हैं, 50-50 15,000, 50 प्रपोजर, 50 सेकेंडर और 50 मतलब 15,000 RVM जमा करोगे। ओथ कैसे लेते हैं? ओथ बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है। किसको दिलवाता है ओथ? वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? वाइस प्रेसिडेंट। कंडीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या कंडीशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 बातें लिखी हुई हैं। पहला, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो पार्लियामेंट का ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। वो होता है और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उसे वो सीट छोड़नी पड़ेगी। ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नहीं होल्ड करना चाहिए। इसका कितना टर्म है? 5 साल का टर्म है। फ्रॉम डेट ऑफ ही इंटर्स ऑफिस, कैनॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल सक्सेसर अज्यूम चार्जेस। मतलब 5 साल का टर्म तो है, लेकिन 5 साल के बाद अगर तुरंत अपॉइंट नहीं हुआ है और टर्म एक्सटेंड होता है तो ये बना रहेगा जब तक कि सक्सेसर आ ना जाए। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों ही री इलेक्ट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम। सबसे बड़ी बात, एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, यूएस में क्या है प्रेसिडेंट के लिए? केवल 2 टर्म मतलब 8 साल। इधर इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्या है अपना ग्राउंड ऑफ रिमूवल, MI मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी। वाइस और प्रेसिडेंट का क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट कैसे होगा? रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोन कैन इनिशिएट रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट रिमूव्ड बाई। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है प्रेसिडेंट को। अब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है? कैन बी इनिशिएट, राज्यसभा में केवल इनिशिएट हो सकता है
रिमूव्ड बाई पासिंग ए रेस्टोरेशन रिमूव्ड बाई पासिंग रेजोल्यूशन, जिसको इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में पास किया जाए और लोकसभा से मेजोरिटी से पास करें, 50 मेंबर से सपोर्ट करें रेजोल्यूशन को, प्लस 14 दिन की एडवांस नोटिस भी मिल जाएगी। नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, प्रेसिडेंट को तो मेंशन है भाई, वाइस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। पहली बात, जब इलेक्शन करवाने में कह रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल, तो ग्राउंड का ही मेंशन करेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी ही नहीं है। वैकेंसी इन वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, एक्सपायरी टर्म क्या, वैकेंसी इन वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस अगर आती है तो एक्सपायरी टर्म नीड्स टू बी हेल्ड, जो एक्सपायरी टर्म जो 5 साल के बताते हैं, इलेक्शन नीड टू बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। पहली बात, अगर डिले होता भी है तो एक्सटेंड कर देते हैं, और जो सक्सेसर जो बंदा है अभी फ़िलहाल ऑफिस में वही आगे भी संभालता है कुछ दिन तक। इफ़ रिजाइन, डेथ, रिमूव, अदरवाइज अगर कोई इस तरह की कोई बात होती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इलेक्शन होगा ASAP, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट पोस्ट। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ, अगर मैक्सिमम देखो सेम चीज़ अगर प्रेसिडेंट में होती तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करना होता है। वैकेंसी केस में पार्लियामेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स्ड एनी सैलरी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स एनी सैलरी टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी फिक्स नहीं की गई, ही ड्रॉ हिज सैलरी इन कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर का तो हमारा क्या है कैनेडियन मॉडल है, वाइस प्रेसिडेंट का हमारा अमेरिकन मॉडल है, ठीक है। पावर जो है सिमिलर टू दैट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्ट करता है, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह एक्ट करता है, तो इसके पास जो पावर है वो स्पीकर के बराबर की पावर है, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट रिजेंबल करता है ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में भी वहाँ पर भी कहते हैं जो चेयरमैन होता है वो अपर हाउस, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो आल्सो एक्ट करता है चेयरमैन ऑफ अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर, जो सेनेट बोलते हैं, मतलब इंडिया की राज्यसभा, अमेरिका की सेनेट, एक ही बात है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज। जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट कब एक्ट एज प्रेसिडेंट करता है, जब वैकेंसी क्रिएट होती है, तो ही कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के लिए वैकेंसी से क्या होता है, जैसे ये नहीं कहते कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराओ प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक इसमें भी है कि वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए बन सकता है, ठीक है। 6 मंथ के अंदर इलेक्शन जरूरी है। वाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब प्रेसिडेंट बन गया है वाइस प्रेसिडेंट, तो कहे कैसे परफॉर्म करेगा चेयरमैन की ड्यूटी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है, व्हेन सिटिंग प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू अब्सेंस और इलनेस, ये सब होता है तो क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा और डिस्चार्ज करेगा। देखो अब्सेंट होने पे तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा। ये वैकेंसी वाले केस में कहते हैं इलेक्शन कराना है, अब्सेंट वाले केस में तो इसलिए यही होता है कि आपका ये आ जाएगा डिस्चार्ज, फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 2 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली, हु डाइड इन द ऑफिस, और उसके रिस्पेक्टिव में वीवी गिरी और बीडी जत्ती ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में, बोथ एक्ट एज चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, पहली सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस क्या है कि जैसे अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन पे अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, हमारे यहाँ तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन अमेरिका में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट ही बन जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का रोल बस इतना है कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाए, और उससे बड़ा रोल नहीं है, तभी उसको इलेक्शन में एज सुन एज पॉसिबल लिखा हुआ है। गवर्नर कनाडियन मॉडल है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन मॉडल है हमारा। पीएम किसका चेयरमैन है, नीति आयोग का, एनसीडी का, एनडीसी का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, इंटरस्टेट काउंसिल का, सीएसआईआर का, नेशनल गंगा काउंसिल का,
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NDMA। ऐसे ऐसे 6 CM है जो PM बनते हैं। पहले मोरारजी देसाई और HT देवगौड़ा, ठीक है। इसका है MD HD, MD मसाले, HD मसाले, MD HD। VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, VP PV। फिर क्या, चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, चरण सिंह भी थे, नरेंद्र मोदी भी थे। अब आगे देखते हैं। समन, प्रोरोग, डिजोल्यूशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस से करता है? PM ओनली, ठीक है। ऑल अपॉइंटमेंट्स लाइक AGI, CAG, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये सब पता है। रियल हेड, नॉमिनल हेड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में कहा था, इवन आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज देन हु विल गिव एडवाइस टू PM, ठीक है। काउंसिल ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा का डिजोल्यूशन हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू बी एग्जिस्ट, ठीक है। लोकसभा तो अब नहीं रही, लेकिन COM रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट फैसले लेगा उसको एडवाइस तो यही करने वाला है ना, और प्रेसिडेंट बिना एडवाइस के कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। पैरामीटर देखो, प्राइम मिनिस्टर का देखते हैं और चीफ मिनिस्टर देखते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 146 फॉर चीफ मिनिस्टर, CM। PM को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, CM को गवर्नर। अपॉइंटमेंट ओथ, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस, ओके। कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टीज अपॉइंट एज PM CM। तो PM कौन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मेंशन नहीं है कि कौन PM होगा, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें क्या है, मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी, PM या CM। इन केस ऑफ नो क्लियर मेजॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर में जब किसी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, सॉरी प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर होता है, वो अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन यूज़ करता है और अपॉइंट करता है PM या CM को, और फिर ये कहता है कि भाई 1 महीने के अंदर तुम अपनी कॉन्फिडेंस प्रूव करो, क्योंकि तुम CM PM के पद पर जा रहे हो, तो तुम्हें बहुत कम टाइम मिलेगा प्रूव करने के लिए, विदिन 1 महीने करो, ठीक है। जब PM CM मर जाए, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना इंडिविजुअल जजमेंट लेता है सिलेक्शन करने के लिए PM का और CM का। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है कि जो PM या CM है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। लाइक जो मोदी जी हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं, मनमोहन थे वो राज्यसभा के मेंबर थे। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज PM CM। देखो, कोई भी आदमी जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का, वो PM या CM 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते, ठीक है, विदिन उस टाइम के अंदर ही शुड बी इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तब तक के अंदर वो अपना कोई ना कोई सीट पा लें, ठीक है। अब देखो, ये एक केस है और एक केस ये है, दोनों को समझो, ठीक है। मान लो कोई किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है और आदमी, एक प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने खुद से ही PM CM को अपॉइंट कर दिया, तो 1 महीने के अंदर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करो। और कोई भी ऐसा मेंबर है, ठीक है, पार्टी चाहे तो उसे अपना PM या CM कैंडिडेट बना सकती है, और 6 महीने के अंदर उसे अपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने होंगे। ही शुड बी इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। किस केस में हुआ? ममता बनर्जी, ममता दीदी किस में? ये तो हुआ है, हार गई है इलेक्शन, लेकिन उनको CM बनना है, तो अब उनको क्या है, 6 महीने के अंदर अपना ही प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक सीट ले लें कहीं से भी। टर्म क्या है? टर्म तो इन प्रेसिडेंट का या गवर्नर का फिक्स्ड नहीं है, सॉरी PM का और CM का, टर्म इनका फिक्स नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन मेजॉरिटी, जब तक मेजॉरिटी तब तक का टर्म है, कोई फिक्स्ड नहीं है। नॉर्मल टर्म 5 साल का है, लेकिन ये फिक्स्ड टर्म नहीं है, ठीक है। सैलरी पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी और स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा PM और CM के केसेस में, राइट। आर्टिकल 74 और 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट और CM टू एड इन एडवाइस टू। देखो, आर्टिकल 74 या 163 में क्या लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, चाहे स्टेट का हो या सेंटर का हो, वो पार्लियामेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है या CM है, दोनों से
सॉरी, जो आर्टिकल 74 या 163 उसमें ये कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय पीएम या सीएम। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको हेड करते हैं पीएम या सीएम, वो एड एंड एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन पावर एंड फंक्शन आर्टिकल 75 और 164, अदर मिनिस्ट्री शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम सीएम। किस किस मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, ये अपॉइंट तो करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन बताएगा कौन कि किसे किसे करो अपॉइंट, ये बताएंगे आपके, कौन बताएंगे, पीएम या सीएम कि इनको अपॉइंट करो मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर देखो जो सीओएम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, इंडिविजुअल मिनिस्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, बट देखो इन सब में इनकी जो पीएम है, जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीओएम की टुवर्ड्स लोकसभा, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स प्रेसिडेंट। बट इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस नहीं होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस यूके में होता है। ठीक है, अब पावर एंड फंक्शन में देखते हैं जो पीएम सीएम की रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ पीएम और सीएम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम या सीएम रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए या डेथ हो जाए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप डिसॉल्व कर जाएगी, राइट, खत्म। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में क्या कहा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एग्जिस्ट टू एडवाइज गवर्नर इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और रेजिग्नेशन ऑफ सीओएम एक्सेप्ट व्हेन गवर्नमेंट हैज टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मतलब ये दोनों, चाहे तो सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो चाहे स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, ठीक है, ये रहेंगी किसके लिए, एडवाइस करने के लिए, किसको, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। अब चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हो, चाहे रेजिग्नेशन दे दिया गया हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तब भी ये रहेंगे। रेजिग्नेशन दे दिया गया है तो एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट रहेंगे। जैसे जो जब अरविंद केजरीवाल अपना पहली बारी इलेक्शन लड़ता है और उसको बहुत कम सीट मिलती हैं, तो मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तो अपना वो रेजिग्नेशन दे देता है, लेकिन जब तक नया इलेक्शन नहीं होता है एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट वो काम करता रहता है। ओके, सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, पहली बात तो सेंट्रल का पार्ट 5 आता है, स्टेट का आता है पार्ट 6। दोनों की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बातें करेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 पे लगा था, कब, तब कौन था हमारा वायसराय, लॉर्ड कैनियन। ठीक है, इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो इन यूके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव विच इज़ लेफ्ट ऑन कन्वेंशन। मतलब एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, बट एक कन्वेंशनली डिफाइंड है, कन्वेंशन है, एक कहीं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। बट इंडिया में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई किया गया है। कौन सा, आर्टिकल 75। ठीक है, अब पैरामीटर देखते हैं, सेंट्रल सीओएम, स्टेट सीओएम, राइट। सेंट्रल में अपॉइंटमेंट में पीएम शैल अपॉइंट, पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और जो अदर मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। ओथ ऑफ द एवरी न्यू मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, सबकी ओथ प्रेसिडेंट दिलवाएगा सारे मिनिस्टर्स की। ठीक है, सैलरी इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, इनकी सैलरी पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल स्टेट में है। लाइक गवर्नर सीएम को अपॉइंट करेगा, सारे मिनिस्टर गवर्नर द्वारा अपॉइंट होंगे बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, ओथ मिनिस्टर्स की दिलवाएगा कौन, गवर्नर, और सैलरी डिटरमाइंड होगी स्टेट लेजिस्लेचर से। आगे देखते हैं, आर्टिकल 74 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, और 163 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट वाला टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो जो सीओएम है बेसिकली ये है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को एड और एडवाइस देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द एडवाइस ऑफ सीओएम और एससीओएम विथ पीएम सीएम एज ए हेड। ठीक है, सीओएम हेडेड बाय पीएम और सीएम ये देते हैं एडवाइस प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। प्रेसिडेंट के केस में ये एडवाइस बाइंडिंग होती है, सॉरी प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट कैन आस्क द रिकंसिडरेशन ऑफ द एडवाइस टेंडर्ड बाय बट देन रिकंसिडर एडवाइस इज बाइंडिंग।
प्रेसिडेंट कह सकता है कि एडवाइस या रिकन्सिडर कर लो, बट अगर वो लोग सेम एडवाइस फिर देते हैं या फिर कोई सी एडवाइस फिर से देते हैं रिकन्सिडर करने के बाद, तो वो एडवाइस बाइंडिंग रहेगी। सेम ऐसा ही गवर्नर के साथ भी होता है, अनलेस कि उसे ही हैज़ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन, जब तक उसको अपने डिस्क्रिप्शन में काम करना तो कोई बात नहीं, अदरवाइज उसको COM के हिसाब से चलना पड़ेगा। इवन आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा या स्टेट असेंबली, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट असेंबली, अगर डिजॉल्व कर गई उसके बाद भी जो सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। ये ऐसा नहीं कि अब वो भी ऑफिस और निकालते हैं, उनका प्रेजेंस तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वही तो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, ठीक है। तो अगर लोकसभा या स्टेट असेंबली, विधानसभा, लोकसभा डिजॉल्व भी हो गई है, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं और एडवाइस देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज सेटिस्फैक्शन ऑफ COM और SCOM। जब भी कहा जाए कि भाई प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे मान लो कहते हैं कि स्टेट इमरजेंसी बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, वो सेटिस्फैक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटिस्फैक्शन है। आर्टिकल 75 164, ठीक है। ये जो है मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ PM और COM, ठीक है। मिनिस्टर ऑब्वियसली पहले ही पता है, ठीक है। मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंट करेगा बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ PM और COM, करस्पॉन्डिंग है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके है? प्रेसिडेंट के या गवर्नर के, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट दिलवाएगा। सैलरी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिटरमाइन करेगी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है? सेंटर के क्या है कि नो मिनिमम लिमिट, सेंटर में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, ये पॉइंट याद रखो। मैक्सिमम लिमिट कितनी? 15% ऑफ लोकसभा की स्ट्रेंथ, ठीक है। स्टेट में क्या है? मिनिमम लिमिट 12 है और मैक्सिमम लिमिट 15% और स्टेट असेंबली की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखो, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बारे में बातें हो रही हैं, जिसमें मिनिमम लिमिट सेंटर की नहीं पता है लेकिन स्टेट की पता है 12 लोग, ठीक है। और ये किस एक्ट में है? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। एग्जैक्ट साइज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये नहीं बताया कि 15 मेंबर, ये 16 मेंबर, ऐसा नहीं बताया। केवल एक तरह का इसने स्ट्रेंथ बताया, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और ये कौन डिटरमाइन करेगा? PM CM, जो PM है वो अब बताएगा कि उसकी जो काउंसिल मिनिस्टर में कितने लोग रहेंगे। कोई कह रहे स्टेट असेंबली की मिनिमम तो 12 हैं ही, बट हम मैक्सिमम रखेंगे केवल 10%, तो ये उसकी मर्जी है, अपना डिस्क्रिप्शन है PM CM का, ठीक है। दिल्ली में आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 10%। ये किस एक्ट से, किस अमेंडमेंट से हुआ? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें 6 स्टेट होते हैं, 6 स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे यूपी बिहार तो ऊपर का है, फिर नीचे का जो सबसे नीचे का केरल तमिलनाडु छोड़ दो, फिर आ जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, 6 लोग, ठीक है। पर्सन नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए बन सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको 6 मंथ तो उसे कहीं ना कहीं सीट ले ली होती है अपनी। ए मेंबर हु इज डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड मिनिस्टर, राइट। ये 91st काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बारे में। वोटिंग जिस हाउस में, वोटिंग उसी हाउस में करेगा आदमी जिस हाउस में वो मेंबर है। एवरी मिनिस्टर ओनली वोट वेयर ही इज ए मेंबर, वहीं वोटिंग करेगा वहीं जहाँ मेंबर है। अब आता कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकसभा या स्टेट असेंबली पासिस नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इंक्लूडिंग मिनिस्टर फ्रॉम द राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है COM, अब उसमें मेंबर हो सकते हैं लोकसभा से भी हो सकता है राज्यसभा से भी हो। जब अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है तो सारे मिनिस्टर चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, दोनों ही डिजाइन करेंगे। और सेम विथ स्टेट, कैबिनेट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर्स इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट, ही मस्ट रिजाइन। अगर कोई मिनिस्टर है उससे अपने कैबिनेट डिसीजन से एग्री नहीं करता तो रिजाइन कर दे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जो मिनिस्टर्स हैं वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, प्लेजर प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्लेजर प्रेसिडेंट मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ PM एडवाइस करेगा और प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर,
यूके में क्या होता है कि मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ नहीं होता है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, याद रखो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 74-75, पहली बात याद रखो। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, ठीक है। 163, 164, 164 दोनों ही काउंसिलर बॉडी हैं। वाइडर बॉडी है ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइडर बॉडी है, 60-70 मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग ऑल 3 कैटेगरीज। कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है, डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। डज नॉट मीट एज ए बॉडी इट टू ट्रांजैक्ट, ये डज नॉट मीट एज ए बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। जो ये COM होता है, ये मतलब ये इस तरह से नहीं मिलते कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं मिलते हैं। ये बेसिकली करते क्या है, इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। जो भी कैबिनेट डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब समझ लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज़्यादा लोग होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज़्यादा लोग होते हैं। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है, डिप्टी मिनिस्टर भी होता है। लेकिन जो कैबिनेट है ये एक पार्ट, एक छोटा पार्ट है। कैबिनेट में ओनली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। कैबिनेट की बात करते हैं। वर्ड नॉट यूज इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कैबिनेट का शब्द है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। इंसर्टेड थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जो कैबिनेट वर्ड है यूज़ नहीं किया गया है, इंसर्ट किया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इन जो कैबिनेट शब्द है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया है। कौन से में? आर्टिकल 352 में आया है, 352 में आया है, विच ओनली डिफाइन द कैबिनेट एंड डज नॉट डिस्क्राइब इट्स पावर एंड फंक्शन। इसमें बस कैबिनेट शब्द का यूज़ किया गया, यहाँ कहीं ये नहीं बताया गया कि क्या पावर होगी, क्या फंक्शन होगी। कैबिनेट एक स्मॉल बॉडी होती है, 15 से 20 मिनिस्टर्स की, इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली। इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर। they meet as a body frequently and take decisions regarding transaction of business। यही मेन बॉडी तो जो डिसीजंस लेती है कि क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे। सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये सुपरवाइज करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। किचन कैबिनेट क्या है? इनफॉर्मल बॉडी, कंसिस्ट ऑफ PM और 2-4 इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड हो गए, वो किचन कैबिनेट है। नॉट नेसेसरी टू हैव ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसा कुछ रूल नहीं है इनका। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, इसमें क्या है, ये 73rd से पंचायत आया है और 74th से आया है म्यूनसिपल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज़। ये 1992 में आया है। लोकल गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट, लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है। आर्टिकल 40 में कहते हैं द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडोप देम विथ सच ए पावर and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। आर्टिकल 40 का DPSP है। DPSP में कहा गया है कि इनको इतनी पावर दे दो जैसे कि ये सेल्फ गवर्नमेंट ग्रुप में वर्क करने लगे। राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ पर पहले इस्टेब्लिश किया गया पंचायती राज, ठीक है। राजस्थान में कब इस्टेब्लिश किया गया? 1952 समझे, तब थे जवाहरलाल नेहरू, और 2 अक्टूबर किया गया बापू के जन्मदिन पे, और कहाँ पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखो अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ये होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और होम यूटी के लिए होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब याद रखो कुछ कमेटीज़ हैं जो इसके लिए आई हैं, आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसमें बगल BAGL बगल, बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक कुमार मेहता, जी से GV राव कमेटी, एल से LM सिंघवी कमेटी। बलवंत राय, अब देखो कुछ कमेटी और भी हैं जिनका नाम तो बहुत फेमस नहीं है लेकिन हैं, जैसे दंतेवाल कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, फिर थंगौन कमेटी, गडगिल कमेटी, ठीक है। गलगिट कमेटी याद रखो, गडगिल कमेटी वेस्टर्न घाट के लिए भी बनी थी, गडगिल कमेटी इसके लिए बनी हुई है। अब बलवंत राय मेहता कमेटी तो 1975 में आई थी। अशोक मेहता कमेटी 1977, 20 साल बाद, 20 ईयर्स लेटर।
GV राव कमेटी 85, LM सिंघवी 86, ठीक है। 57, 77, 20 ईयर का गैप है, 85, 86। बलवंत राव मेहता कमेटी में 3 टीयर स्ट्रक्चर के लिए बात की गई थी, अशोक राय मेहता कमेटी में 2 टीयर कहा गया था, ठीक है। बलवंत राय में 3, अशोक राय मेहता में 2 टीयर। न्याय पंचायत डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन क्या है, टू CEO ऑफ जिला परिषद, डेवलपमेंट फंक्शन दे दो CEO जिला परिषद को, ST रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। फिर दंतावल कमेटी आई, फिर हनुमंत राव कमेटी आई, फिर GV राव कमेटी आई। इसने कहा द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बनाओ, ठीक है, जो होगा CEO ऑफ जिला परिषद, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो होगा जिला परिषद का CEO। फिर LM सिंघवी कमेटी है, इसने कहा 3 टीयर का स्ट्रक्चर रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को CEO ऑफ जिला परिषद बोलो। थंगौन कमेटी और गडगिल कमेटी। आगे देखते हैं। अब देखो एक बात याद रखो, नीचे क्या है, मद्रास। मद्रास ये पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, कब बना था, 1687 में, ठीक है, 1687 में, ठीक है। ऊपर आता है बॉम्बे, फिर आता है कलकत्ता, बॉम्बे कलकत्ता 1726, बॉम्बे कलकत्ता 1726। और पहला कौन था, मद्रास, पहला था मद्रास, कब था, 1687 में, ठीक है। अब देखो 1687 में मद्रास पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, ठीक है। फिर बॉम्बे कलकत्ता आया 1726 में। फिर लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में, लॉर्ड मायो का 1870 में। फिर लॉर्ड रिपन का है फाइनेंशियल मैग्ना कार्टा फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लॉर्ड रिपन का मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड मायो का बोलते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लॉर्ड मायो पहले थे 1870 में। 1882 में रिपन थे, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1907 में रॉयल कमीशन आया जो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बातें कर रहा था। 1919 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया था। 1919 एक्ट में ये था ना, डायरकी आ गई थी, डायरकी आ गई तो ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गए, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। रिजर्व सब्जेक्ट में जो गवर्नर जनरल होगा, मतलब वाइसराय होगा, उसकी चलेगी, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे, जो ऑटोनॉमी ज़्यादा मिल गई थी। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी ना, उस वजह से। पंचायत देख लो, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में बना है, ठीक है। कौन, अब उसका ये जो इनका आर्टिकल है, आर्टिकल 243 फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो रूरल लोकल बॉडी 243 A से O तक, अर्बन लोकल बॉडी 243 P से ZG तक, ठीक है। ये तो इनका है अपना एक्ट, वो आर्टिकल। बोथ आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है। पंचायत दे एग्जीक्यूट लॉ मेड बाय द स्टेट, पंचायत का काम है जो भी लॉ स्टेट ने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है। और लॉ स्टेट क्यों बना रही है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है और उसके अंदर 29 एरिया है। पंचायत पार्ट 9 में आता है, शेड्यूल 11 में आता है, और 29 सब्जेक्ट है। म्यूनिसपैलिटी पार्ट 9 का A में आता है, शेड्यूल 12 में आता है, 18 सब्जेक्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9 का B में आता है। अब आते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज 3 लेवल के हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का है जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, सॉरी जिला परिषद और जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ब्लॉक का है ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक और ब्लॉक समिति। विलेज का है ग्राम पंचायत, ग्राम और विलेज पंचायत, कुछ बोल दो इसको। अब जो हर चीज़ में, चाहे विलेज, ग्राम पंचायत हो, चाहे ब्लॉक पंचायत हो, जिला परिषद हो, इन सब में 2 ग्रुप होते हैं मेंबर्स के, चेयरमैन का, ठीक है। मेंबर्स क्या है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है, ठीक है। चेयरमैन, देखो ग्राम पंचायत जो लेवल है, जो विलेज के लेवल पर जो ग्राम चेयरमैन बनता है, उसमें 2 तरह से इलेक्शन हो सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब डायरेक्टली इलेक्शन होता है तो ग्राम सभा चुनेगी, इनडायरेक्टली होगा तो जो मेंबर चुने गए हैं ये वाले, ये चुनेंगे, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसे किस तरह से इलेक्शन कराना है, डायरेक्ट कराना है कि इनडायरेक्ट कराना है। अब ब्लॉक पंचायत की बात करें, ब्लॉक पंचायत में भी मेंबर और चेयरमैन होते हैं। इसमें जो मेंबर होंगे उसको इलेक्ट कौन करेगा, ग्राम सभा करेगा। प्लस इन मेंबर्स में कुछ एक्स ऑफिशियो, जैसे एक्स ऑफिशियो भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये ऊपर वाला का चेयरमैन थे ना, वो इसका मेंबर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और इसका चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाएगा, मतलब ब्लॉक पंचायत इंटरमीडिएट वाले का इनडायरेक्टली। थर्ड जो जिला परिषद है उसका जो मेंबर रहेगा, वो मेंबर इलेक्ट करेंगे कौन, ग्राम सभा। प्लस जो एक्स ऑफिशियो जो पंचायत ये वाला चेयरमैन है, ये भी इसका मेंबर होगा, और इसका चेयरमैन भी आप इनडायरेक्टली इलेक्ट करोगे। तो मतलब पहले वाले में तो चेयरमैन में ऑप्शन है कि डायरेक्ट करना है कि इनडायरेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। लेकिन दूसरे और तीसरे में इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। इन जनरल मेंबर्स आर इलेक्टेड इन ऑल द 3 लेवल डायरेक्टली,
सही बात है। अब आगे देखते हैं, स्टेट हैविंग पॉपुलेशन, जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पे इंटरमीडिएट की जो लेवल की पंचायत है वो नहीं होगी। 20 लाख से आप कम हो तो नहीं होगी इंटरमीडिएट की, पहली और तीसरी होगी। ऑल मेंबर्स सारे डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाई किससे, ग्राम सभा से। 3 टीयर पंचायत सिस्टम है। अब देखो इनका चेयरपर्सन जो पंचायत का है इलेक्टेड इन सच ए मैनर स्टेट प्रिस्क्राइब करेगा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। अब रिजर्वेशन देखते हैं, SC ST का पॉपुलेशन के बेस्ड पे वुमेन का रिजर्वेशन वुमेन का 1/3, और ये चेयरमैन पे भी लगेगा, मेंबर्स में भी लगेगा। OBC का रिजर्वेशन होना है कि नहीं डिपेंड करता है स्टेट पे, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, लेकिन हर जगह रिजर्वेशन नहीं लगता। फॉर एग्जांपल जो अरुणाचल प्रदेश है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट वहाँ नहीं लगेगा। अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम ST हैं, तो वहाँ पे तो शेड्यूल कास्ट का 1/3 कैसे लगेगा, ठीक है, ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाएगा SC का, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगता है। और ड्यूरेशन पंचायत की 5 साल की होती है। पंचायत 5 साल पहले अगर डिजॉल्व करके रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो रिमेनिंग पीरियड तक काम करेगा, पूरा 5 साल फिर से नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गिव रीजन फॉर द प्रीमेच्योर रेजोल्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट को रीजन देना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों प्रीमेच्योरली इसको डिजॉल्व कर दिया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन फॉर न्यू पंचायत नीड टू बी हेल्ड विद 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा दो, और फ्रॉम द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, जब तक जिस, हाँ ठीक है, फ्रेश इलेक्शन होगा फॉर रिमेनिंग पीरियड के लिए, पूरा मतलब पूरे 5 साल नहीं होगा। और आखिरी बात क्या है, मान लो फ्रेश इलेक्शन में होने में 6 महीने से कम बचा है तो मतलब री इलेक्शन नहीं होगा रिमेनिंग टर्म्स के लिए। फॉर एग्जांपल 5 साल की पंचायत थी, 5.5 साल में रिजॉल्व कर दिया गया, तो 6 महीने के लिए आप ऐसा नहीं करोगे कि फिर से इलेक्शन करा दिया और रिमेनिंग पीरियड के लिए, ऐसा नहीं होगा। चेयरपर्सन बात करते हैं। मोड ऑफ इलेक्शन चेयरपर्सन का विलेज लेवल पर डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो डायरेक्ट कराएगी इनडायरेक्ट कराएगी। इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, और लॉ पास करेगी स्टेट लेजिस्लेचर। द स्टेट लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इन इंटरमीडिएट एंड ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। और चेयरपर्सन जो पंचायत समिति करेगा, जो इंटरमीडिएट लेवल करेगा, उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराएगी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये पहले हमने देखा था। स्टेट लॉज हैव टू प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर ऑफ MP MLA कितने रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। MP MLA जो ये होते हैं इनका प्रेजेंटेशन पंचायत में कितना रहेगा डिपेंड करता है स्टेट लॉज पे, पार्लियामेंट लॉ पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि क्यों नहीं करता है, क्योंकि पार्लियामेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है भाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का। बिहार एक पहला स्टेट है जहाँ पे वुमेन का रिजर्वेशन 50% से ऊपर का है। क्वालिफिकेशन क्या, मेंबर शुड बी क्वालिफाइड फॉर MP MLA और MLC। मिनिमम एज कितनी, 21 साल इनकी होगी, MLA MLC की। और MP MLA बनते 25 साल मिनिमम एज है, और राज्यसभा का MP और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का MP बनाना है तो 30 साल, प्रेसिडेंट गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट 35 साल। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है 243 का के है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही। इलेक्शन कमीशन भी है, फाइनेंस कमीशन भी है, ठीक है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक करते क्या है, पंचायत इलेक्शन कराते हैं। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। रिमूव कौन करता है, हाई कोर्ट। रिमूव का मेथड क्या है, जैसे हाई कोर्ट के जज रिमूव होते हैं ना, वैसे ही। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन है, सेंटर में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन लाइक CAG इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट का जैसे रिमूवल होता है, उसी का करस्पॉन्डिंग जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका हाई कोर्ट के जैसे रिमूवल होगा। अब देखो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तीनों को अपॉइंट करता है गवर्नर, रिमूव करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 का आई है, गवर्नर आफ्टर एवरी 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्शन स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड रिकमेंड टू गवर्नर द फॉलोइंग थिंग्स। ओके, पहला है द फार्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज लेविड बाय द स्टेट बिटवीन स्टेट एंड पंचायत। दूसरा है व्हाट टैक्स टोल फी मे बी असाइन टू पंचायत, कौन से टोल टैक्स फी असाइन कर सकते हैं वो बारे में। प्रिंसिपल टू डिसाइड ग्रांट इन एड बाय स्टेट टू पंचायत, कौन से प्रिंसिपल लगेंगे ग्रांट इन एड में जो हम स्टेट से पंचायत देते हैं उसमें। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कंपोजिशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, देयर क्वालिफिकेशन एंड मैनर ऑफ सिलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेचर ये डिसाइड करेगा कि कंपोजिशन क्या होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का, स्टेट फाइनेंस कमीशन कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका मैनर और सिलेक्शन क्या होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया shall suggest the step to augment the consolidated fund of state, and the measures are suggested by Finance Commission of India on the basis of the recommendation made by the State Finance Commission। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देगी उसके बेसिस पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये चीज़ों को सजेस्ट करेगा कि कैसे आप स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड को आप ऑगमेंट करोगे और देयर आफ्टर
पंचायत पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी करोगे. सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, राइट. बार ऑन द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर. ठीक है, इलेक्टोरल मैटर पे कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है. वैलिड ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन एनी कोर्ट. ठीक है, डिलिमिटेशन से रिलेटेड कोई लॉज है, अलॉटमेंट ऑफ सीट है, इस पर कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती. नो इलेक्शन टू एनी पंचायत इज टू बी क्वेश्चन. कोई इलेक्शन, नो इलेक्शन ऑफ एनी पंचायत, पंचायत इलेक्शन पे क्वेश्चन नहीं हो सकता है एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटीशन. इलेक्शन पिटीशन करके कब क्वेश्चन कर सकते हैं. इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. ऑडिट एंड अकाउंट्स स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा. इलेक्शन पिटीशन स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा, और मैक्सिमम चीज़ स्टेट असेंबली ही डिटरमाइन करेगी. क्यों? क्योंकि भाई स्टेट सब्जेक्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. आगे देखते हैं. इवोल्यूशन पंचायती राज हमने पढ़ लिया है. अब पंचायत के कुछ ऐसे फैक्ट देख लो. पंचायत फॉर इंटरमीडिएट लेवल पे इस्टेब्लिश नहीं होगी अगर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है. SC ST को पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा, और वुमेन को 1/3 मिलेगा, और मेंबर और चेयरमैन दोनों को मिलेगा. ठीक है, OBC वॉलंटरी है. अब डिस्क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रेफर टू सच अथॉरिटी एज स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन विद नॉट इलेक्शन कमीशन. डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मैटर होगा तो इलेक्शन कमीशन के पास अब नहीं जाएगा मैटर. जब जो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया उसका मैटर जाएगा उस अथॉरिटी के पास जो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी. ठीक है, पंचायत का डिसोल्यूशन अगर 5 साल से पहले हुआ है तो उसको रीजन देना पड़ेगा, पहली बात. दूसरा, नई पंचायत रिमेनिंग पीरियड्स के लिए होगी. और तीसरी बात, अगर 6 महीने से कम टाइम बचा हुआ है तो री इलेक्शन नहीं होगा. ठीक है. पावर टू इम्पोज टैक्स बाई टैक्स, देखो स्टेट लेजिस्लेचर में अथोराइज, जो स्टेट लेजिस्लेचर है में अथोराइज पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट. लेवी लगाना, कलेक्ट करना, अप्रोप्रिएट मतलब खर्च करना. स्टेट लेजिस्लेचर में अथोराइज पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटीज, टोल एंड फी. टैक्स, ड्यूटी, टोल एंड फी. T² DF क्या होता है? टैक्स, ड्यूटी, टोल, फी, ये होता है. ठीक है, कौन कौन से करेगा ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा. असाइन द पंचायत द टैक्स, ड्यूटी, टोल, फी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट. प्रोवाइड ग्रांट इन एड फ्रॉम फाइनेंस कमीशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू पंचायत. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन. कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर विल अपॉइंट करेगा एवरी 5 ईयर में. ऑडिट ऑफ अकाउंट पंचायत, स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ PRI एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट. ठीक है, अब आगे देखो. अभी तो पता ही, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, रिमूव करता है, अपॉइंट करता है गवर्नर, रिमूव करता है प्रेसिडेंट. एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी UT. अब UT में अप्लाई करने के लिए प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है. ठीक है, अब इसमें देखते हैं. पार्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरिया. ये जो पंचायत वाला पार्ट है, ठीक है, ये कुछ एरियाज में अप्लाई नहीं करता है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम. अदर एरिया में लाइक हिल ऑफ मणिपुर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट, मतलब इन कुछ जगहों पे ये अब अप्लाई नहीं करता है. ठीक है, पार्लियामेंट में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पंचायत टू शेड्यूल एरिया, मतलब शेड्यूल 5 में. तभी तो पार्लियामेंट ने पैसा एक्ट बनाया है. ठीक है. ओके, अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 कम इन फोर्स 1993. म्यूनिसिपैलिटी का जो म्यूनिसिपल एरिया होता है नोटिफाइड करता है गवर्नमेंट, और जो एरिया डिमार्केट करता है कौन? स्टेट लेजिस्लेचर. सेंट्रल अर्बन गवर्नमेंट में जैसे कुछ कई सारी मिनिस्ट्रीज भी होती हैं सेंट्रल लेवल पे. फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड, और होम अफेयर इन केस ऑफ UT में अगर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल कुछ भी होता है तो UT के मामले में होम अफेयर रिस्पॉन्सिबल होता है. 1687 में मद्रास पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, और 1726 में बॉम्बे प्लस कलकत्ता, ये दोनों बने थे. लॉर्ड मायो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए है, और लॉर्ड रिपन का जो मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया.
ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 बना है, के अंदर पार्ट 9A आता है म्यूनसिपैलिटीज़, शेड्यूल 12 आता है और उसके अंदर 18 फंक्शनल सब आइटम्स होते हैं। 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लार्ज अर्बन एरिया होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इस टाइप। म्यूनसिपल काउंसिल में स्मॉल एरियाज होते हैं। अगर नगर पंचायत में नगर मतलब अर्बन, पंचायत मतलब रूरल, मतलब वो एरिया जो ट्रांजिशन फेज में है, लाइक रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब कंपोजिशन देखते हैं। ऑल मेंबर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड। कितने मेंबर होंगे म्यूनसिपल काउंसिल के? सब डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाएंगे बाय द पीपल ऑफ म्यूनसिपल एरिया। और म्यूनसिपल एरिया क्या होता है? ये म्यूनसिपल एरिया है, ये डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ वार्ड्स में, ये वार्ड्स हो गए। ठीक है। इसका चेयरमैन कौन होता है म्यूनसिपल काउंसिल का या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का? चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन और मैनर डिसाइड करता है स्टेट लेजिस्लेचर, बिकॉज ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है। स्टेट लेजिस्लेचर में ऑल्सो प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स इन द म्यूनसिपैलिटीज़। अगर वो चाहें तो कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल MP, MLA और MLC और मेंबर विद स्पेशल नॉलेज, या किसी कमेटी के चेयरमैन का, इन सब का वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वार्ड कमेटी क्या होती है? ये पूरा म्यूनसिपल एरिया है, इसमें कई सारे वार्ड्स हैं, कुछ एक या एक से अधिक वार्ड मिलकर जब उसकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा हो जाए तो वार्ड कमेटी बनाते हैं। वार्ड कमेटी का गठन करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ठीक है। वार्ड कमेटी का वार्ड कमेटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर लेगा। लाइक वार्ड कमेटी का साइज क्या है, वार्ड कमेटी में कितनी सीट्स हैं, ये सब चीज़ें। रिजर्वेशन वही रूल लगेंगे जो पंचायत में है, लाइक SC/ST पॉपुलेशन के आधार पर, वुमेन का 1/3 और OBC का डिपेंड करता है, वॉलंटरी है। चेयरमैन और मेंबर दोनों पे लगेगा ये रूल। चेयरमैन ऑफिस शैल रिजर्व फॉर SC/ST वुमेन, मैनर डिटरमाइन करेगा बाई स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जेम्प्टेड एरिया है शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 6 का एरिया एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम म्यूनसिपैलिटीज़, और इससे जो दार्जिलिंग हिल काउंसिल का पावर को भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन कमेटी, 2 कमेटीज़ होती हैं, दोनों का मतलब दोनों को इस्टेब्लिश करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में का पर्पज़ यही है कि प्लान डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ रूरल एरिया होंगे, कुछ अर्बन एरिया होंगे। जो रूरल एरियाज़ होंगे उसमें पंचायत होंगी, जो अर्बन एरिया होंगे उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी। वो अब एक अपना प्लान बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करेगी? कंसोलिडेट करेगी उन सारे प्लान्स को और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्लान बनाएगी। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर मेक प्रोविजन रिगार्डिंग DPC। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, लाइक कंपोजिशन क्या होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा और फंक्शन क्या होगा, ये सब डिटरमाइन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। अब पूरे जो 100% मेंबर है उसमें से 80% मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। देखो इसमें पंचायत का भी एरिया था, दो डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, और म्यूनसिपैलिटीज़ होगी इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया। कितना उस डिस्ट्रिक्ट में कितना एरिया रूरल का है, कितना अर्बन का है, उनके लोगों के हिसाब से डिटरमाइंड होगा कि 80% जो इलेक्ट हो रहे हैं उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लोग रहेंगे, कितनी म्यूनसिपैलिटीज़ के लोग रहेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या था? कई सारे एरिया का एक ऐसा एरिया बनाओ जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है। उस पर्पज़ उसका वही है, डेवलपमेंटल प्लान को ड्राफ्ट करना, और इसमें भी स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा कि जो MPC है, मेट्रोपॉलिटन कमेटी है, उसके कंपोजिशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। और उसमें 100% में से 2/3 मतलब 67% मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है। 80% मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, इसके 80% मेंबर जो इलेक्ट किए जाएंगे बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड चेयरपर्सन ऑफ पंचायत। ठीक है। इसमें जो ये DPC थी उसमें जो 80% मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। देखो दोनों में म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पहली बात। ठीक है। अभी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, मेट्रोपॉलिटन कमेटी है तो केवल चेयरमैन ऑफ पंचायत। वैसे भी इसमें रूरल एरिया काफ़ी कम होगा। ठीक है। इन प्रपोर्शन टू द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत इन दैट एरिया। ठीक है। उस रेशियो में करा जाएगा। चेयरपर्सन ऑफ DPC MPC शैल फॉरवर्ड करेंगे, वो प्लान कहाँ करेंगे फॉरवर्ड? स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे। एक क्वेश्चन था ये आता है। ठीक है। ये जो प्लान है ये कहाँ फॉरवर्ड करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे। तो टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट में कई सारे तरह के अर्बन गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्टशिप, स्पेशल पर्पज एजेंसी, ये सब होते हैं। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो जो होता है जो बिग सिटीज़ के लिए होता है, जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई, कलकत्ता, ये सब चीज़ें। ठीक है। इसमें जो काउंसिल होती है, सॉरी, अब स्टेट इस्टेब्लिश करता है
ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ये कैसे स्टैब्लिश होती है? भाई स्टेट एक्ट से। अगर यूटी में करना हो तो पार्लियामेंट एक्ट लगता है, स्टेट में करना है तो स्टेट एक्ट लगेगा, ठीक है। इसमें 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी, कमिश्नर। अब देखो ये सारे म्यूनसिपल एरिया है। अब इसमें किस तरह वार्ड्स हैं, वार्ड में जो इलेक्ट होगा उसको काउंसलर बोलेंगे, म्यूनसिपल काउंसलर या फिर वार्ड काउंसलर बोलेंगे, ठीक है। काउंसिल जो बनेगी, काउंसिल को हेड करेगा मेयर, ठीक है। और देखो ये डिलिबरेटिव बॉडी रहेगी, डिलिबरेटिव बॉडी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेगी, सारे के सारे म्यूनसिपल काउंसिलर और मेयर मिलकर बनेगी काउंसिल, ठीक है। काउंसिल को हेड करेगा मेयर, ठीक है। अब ये रहेंगी डिलिबरेटिव बॉडी, डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेगी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? स्टैंडिंग कमेटी टू फैसिलिटेट वर्किंग ऑफ काउंसिल, इस काउंसिल की वर्किंग फैसिलिटेट करने में हेल्प करती है स्टैंडिंग कमेटी। तो ये डिलिबरेटिव बॉडी, डिसीजन मेकिंग बॉडी। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करते हैं। कमिश्नर जो आईएएस रहेगा वो हेड रहेगा, उसका काम रहेगा कि जो भी डिलिबरेटिव बॉडी है, जो भी डिसीजन लेगी उसको इंप्लीमेंट करना रहेगा। स्टेट लेजिस्लेचर शैल डिटरमाइन द मैनर एंड इलेक्शन ऑफ द मेयर, मेयर का इलेक्शन कैसे करवाना है डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पर, चाहे वो डायरेक्ट कराना है कि इनडायरेक्ट कराना है। मेयर डज नॉट है, उसका पावर नहीं होता, वो डिज्यूरे हेड, डिफेक्टिव हेड तो कमिश्नर है हमारा, ठीक है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये मतलब ऐसे सोचा गया था कि पावर दी जाएगी मेयर को, बस हुआ नहीं। म्यूनसिपल काउंसिल में क्या होता है कि वही चीज़ है, इसमें 3 अथॉरिटी होती है, म्यूनसिपल काउंसिल, काउंसिल, स्टेट कमेटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें जो काउंसिल का प्रेसिडेंट, काउंसिल हेड बाई चेयरपर्सन हेड करता है, चेयरमैन हेड करता है, ठीक है। अब म्यूनसिपल काउंसिल के पास जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंपेरिजन में काफ़ी कम होती है। अगर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो वो कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन अफेयर, जबकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहें स्टेट गवर्नमेंट से तो कर सकते हैं। अब इसमें कई सारी कमिटीज़ आती हैं, अब उसको नीचे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो वो सारी कमेटी जो क्रिएटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसमें से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल पढ़ लिए। नोटिफाइड एरिया कमेटी में, नोटिफाइड वर्ड समझो, नोटिफाइड में एरिया कमेटी में सारे मेंबर नोटिफाइड है। ये पहले बात तो नॉन नोटिफाइड है स्टेट गैजेट के थ्रू, तो वैसे भी इसमें कोई एक्ट नॉन लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई नॉन स्टेटरी बॉडी है, कोई एक्ट से बनी नहीं है क्योंकि नोटिफाइड है, ठीक है। और नॉन इलेक्टेड मेंबर है इसमें। टाउन एरिया कमेटी में 0 से 100% स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, स्टेटरी बॉडी है अंदर स्टेट एक्ट। 0 से 100% मतलब या तो ये ऐसा भी होता है कि होली इलेक्टेड हो या होली नॉमिनेटेड हो या पार्शियल इलेक्टेड हो या पार्शियल नॉमिनेटेड हो। क्रिएटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन कौन से है? कंटोनमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अंदर आती है, स्टेटरी बॉडी है। और कंटेनमेंट बोर्ड 2006 के अंदर आती है। इसमें इलेक्टेड भी है, नॉमिनेटेड भी हैं। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। पोर्ट ट्रस्ट अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट हाथों में कौन है? टाउनशिप में क्या स्टैब्लिश बाय लार्ज इंटरप्राइज, जैसे जमशेदपुर टाटा का जो अपना इंटरप्राइज है उसने स्टैब्लिश किया। इसमें सारे नॉन इलेक्टेड मेंबर होते हैं क्योंकि ये प्राइवेट है, इसमें इलेक्शन कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात की जाए। डिस्क्वालिफिकेशन में समझ लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कब डिस्क्वालिफिकेशन होगा? वायलेशन ऑफ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर या ऑल क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन होंगे वो कौन डील करेगा उससे? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइन की गई अथॉरिटी, ठीक है। स्टेट क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रीअफर्म्ड टू सच अथॉरिटी एज स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन। ये इलेक्शन कमीशन कोई रोल नहीं है, मतलब स्टेट के इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं है इश्यू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन एक और कब होगा? फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ फॉर एनी टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न, ठीक है। कोई लॉ अगर वायलेट कर देते हैं तब ऐसा होगा। तो इसमें देखो स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज पार्लियामेंट, पंचायत बोल दो, ULB बोल दो, लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स ड्यूटी टोल फी, ठीक है। ये कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर अथोराइज करता है, स्टेट लेजिस्लेचर अथोराइज करता है। और असाइन भी करते हैं कि पंचायत टैक्स ड्यूटी टोल एंड फी लेवी कलेक्ट एंड बाय द स्टेट। प्रोवाइड करते हैं ग्रांट इन एड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ स्टेट टू पंचायत या फिर ULB। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फंड फॉर क्रिएटिंग ऑल मनी टू द पंचायत या ULBs, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ UT में अगर करना है, अगर आपको म्यूनसिपैलिटीज़ का या फिर पंचायत का, तो आप प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। वहाँ पे स्टेट का कोई नहीं लगेगा।